भारतीय विधि एवं संवैधानिक इतिहास। प्रश्न नंबर 16, पेज नंबर 88। वे कौन सी परिस्थितियां थीं जिनके कारण 1861 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया था? इसके मुख्य उपबंधों, गुण एवं दोषों का वर्णन कीजिए। उत्तर: भारतीयों के सहयोग की आवश्यकता 1858 ईस्वी के एक्ट से कंपनी के शासन का अंत हो गया था और भारत की संपूर्ण व्यवस्था ताज के अधीन आ गई थी। इस तरह भारत के इतिहास में एक नवीन युग का सूत्रपात हुआ। भारतीयों को शासन से बिल्कुल पृथक रखा गया नहीं था। यह 1857 ईस्वी की घटनाओं से प्रमाणित हो गया था कि इसी समय पर सैयद अहमद खान ने कहा कि कानून बनाने वाली परिषद से भारतीयों को दूर रखने से उनके विचार जानने का ब्रिटिश सरकार को अवसर नहीं मिलता। इसलिए सरकार भी जनता के भ्रम को दूर नहीं कर पाती है। बॉटम फिशिंग, जो कि गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य थे, उन्हें इस बात पर बहुत जोर दिया कि भारतीयों को कानून बनाने वाली परिषदों में कुछ भाग दिया जाए, ताकि सरकार को यह भी पता लगता रहे कि जो कानून भारत के लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं वे उचित हैं या अनुचित। सर सैयद खान ने इस बात की पुष्टि की थी, अगर भारतीयों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रवेश का मौका दिया गया तो 1857 ईस्वी का गदर कभी न होता। इससे पूर्व 3 स्वतंत्र स्थानीय विधेयकों की थी जिन्हें समाप्त कर दिया था। दूसरा, कानून बनाने की दोषपूर्ण पद्धति। भारत के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा जो कानून बनाए जाते थे उनको बनाने की पद्धति दोषपूर्ण थी, क्योंकि गवर्नर जनरल की कानून बनाने वाली परिषद में सब सरकारी अधिकारी ही थे, कोई भी गैर सरकारी सदस्य नहीं था। तात्पर्य यह है कि गवर्नर जनरल की परिषद में जनता का कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं था, जिससे यह मालूम पड़ता है कि अमुक कानून भारतीयों को पसंद है या नहीं। तभी तो परिषद के एक सदस्य बॉटम फिरी ने 1861 में लिखा था। पॉइंट नंबर 3, प्रांतीय सरकारों में असंतोष। यद्यपि प्रांतों का एक प्रतिनिधित्व गवर्नर जनरल की काउंसिल में सम्मिलित कर दिया गया था, किंतु फिर भी काउंसिल के पास जितना समय नहीं होता था कि वह प्रांतों की स्थिति का गहन अध्ययन करके कानून बनाए, न ही उन्हें इन प्रांतों के बारे में ज्ञान व अनुभव होता था। इसलिए भारतीय सरकारों में पूर्णतः असंतोष था। चौथा, भारतीय जनता की मांग। 1858 ईस्वी के एक्ट से भारतीयों को असंतोष नहीं हुआ था और उनकी मांगें बराबर बनी हुई थी कि देश की दशा में सुधार किए जाएं और भारतीयों को स्वराज्य की ओर धीरे धीरे बढ़ाया जाए। विधान परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए तथा मताधिकार नियम में परिवर्तन किया जाए और सभी नियम बनाते समय भारतीयों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। पांचवा, विधेयी परिषद की शक्तियां। गवर्नर जनरल की कानून बनाने वाली परिषद ने धीरे धीरे अपनी शक्तियां बढ़ा ली और वह अपने आप को छोटी पार्लियामेंट समझने लगे। इसे गवर्नर जनरल से प्रश्न पूछने का अधिकार था और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया तथा गवर्नर जनरल का जो गुप्त पत्र व्यवहार होता था उसे अपने सामने रखने की मांग कर सकती थी। अनेक बाद ऐसा मौका आया कि इसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फायर ऑफ इंडिया या बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा दिए हुए आदेशों के अनुसार कानून बनाने से इनकार कर दिया। इससे कामकाज में काफ़ी कठिनाइयां उत्पन्न होने लगी। इसलिए तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग
ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को इस स्थिति में सुधार करने के लिए कुछ सुझाव भी भेजे थे। अतः 6 जून 1861 को सर चार्ल्स वुड ने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक बिल पेश किया जो पास होने के बाद भारतीय परिषद अधिनियम कहलाया। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के मुख्य उपबंध: पहला, वायसराय की काउंसिल में एक और सदस्य की वृद्धि। अभी तक वायसराय की काउंसिल में सदस्यों की संख्या 4 थी, अब वह बढ़कर 5 कर दी गई, जिसमें से 3 सदस्यों की नियुक्ति काउंसिल के राज्य सचिव द्वारा की जाती थी। यह निश्चित किया गया कि 5वां सदस्य कानूनी पेशों से संबंधित ही हो सकता है और उसे वित्त का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, गवर्नर जनरल की शक्तियाँ। गवर्नर जनरल को शक्ति दी गई वह कार्यकारिणी परिषदों का काम चलाने के लिए नियम व विनियम रूल एंड रेगुलेशन बना सकता है। विधि निर्णय के लिए गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया गया। परिषद में कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 सदस्यों की नियुक्ति की व्यवस्था कर दी गई। यह आवश्यक कर दिया गया कि इन सदस्यों में कम से कम आधे सदस्य गैर सरकारी होंगे। इन सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष निश्चित किया गया। तीसरा, परिषद की कार्यवाही। वायसराय या गवर्नर जनरल को परिषद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम व आदेश बनाने का अधिकार मिला। अपनी अनुपस्थिति में गवर्नर परिषद के किसी भी सदस्य को बैठकों का नेतृत्व करने के लिए मनोनीत कर सकता था। वायसराय को विभागीय व्यवस्था चलाने का अधिकार मिला। इस व्यवस्था का अर्थ था कि वह कंपनी कार्यकारिणी परिषद के सदस्य को भारत शासन का कोई एक महत्व विभाग सौंपा सकता है और जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उस सदस्य पर रहती थी। इस प्रकार भारतीय प्रशासन में विभागीय व्यवस्था का सूत्रपात हुआ। चौथा, विधान परिषद की शक्तियों का सीमित किया जाना। इस एक्ट के अनुसार वायसराय की विधान परिषदों के सदस्यों को भी केवल कानून बनाने तक सीमित कर दिया गया। इसके द्वारा बनाए गए कानूनों की अंतिम स्वीकृति वायसराय के हाथ में थी। इसको भारत की सारी ब्रिटिश और भारतीय प्रजा के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। यह कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। सार्वजनिक कर्ज, राजस्व, धर्म व सेना आदि विधियों पर परिषद द्वारा निर्मित किसी विधेयक पर वीटो का उपयोग करके उसे रद्द करवा सकता था। उसे आदेश जारी करने का अधिकार था। पांचवा, प्रांतीय सरकारें। बम्बई और मद्रास की सरकार अपनी काउंसिल में कानून बनाने के लिए एक महाधिवक्ता तथा कम से कम 4 और अधिक से अधिक 8 सदस्य बढ़ाने की अनुमति दी गई। इन काउंसिल का कार्यकाल केवल कानून बनाना था। इन्हें किसी और कार्य में हस्तक्षेप करने की आज्ञा नहीं थी। इसके द्वारा बनाए हुए कानूनों की अंतिम स्वीकृति गवर्नर जनरल से ली जाती थी। छठवां, प्रांतों के संबंधों में अधिकार। इस अधिनियम में गवर्नर जनरल को यह शक्ति प्रदान की गई कि वह चाहे तो किसी प्रेसिडेंसी प्रांत या प्रदेश को विभाजित कर सकता है, उसकी सीमाएं घटा बढ़ा सकता है। विधायी कार्य के लिए गवर्नर जनरल को नए प्रांत बनाने और उनके लिए उप गवर्नर नियुक्त करने का अधिकार प्रदान किया गया। सातवां, केंद्रीय तथा प्रांतीय विषय। केंद्रीय तथा प्रांतीय विषयों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया। फिर भी सार्वजनिक ऋण, अर्थ, मुद्रा,
डाक खाने, तार, धर्म तथा पुस्तकों के संबंधों में कॉपीराइट आदि विषय सामान्य रूप से केंद्रीय सरकार के अधीन माने जाते थे। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी के गुण। भारतीय परिषद अधिनियम के 1861 के अग्रलिखित गुण। पहला, कानून निर्माण के अधिकार का केंद्रीकरण। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का प्रमुख लक्ष्य गवर्नर जनरल की परिषदों की संरचना व अधिकारों के शिलालेख में पारित किए गए अनेक अधिकारों को सुबद्ध करना था तथा इसके साथ ही मद्रास व बम्बई की सरकारों को कानून बनाने के अनेक अधिकारों को वापस करते हुए ऐसी स्थायी व्यवस्था प्रदान करता था जिससे कि भारत के अन्य भागों में भी काउंसिल स्थापित की जा सके। दूसरा, प्रांतीय स्वच्छता। प्रांतीय काउंसिलों को अधिक से अधिक अधिकार देकर इस अधिनियम ने प्रांतीय स्वच्छता की नींव डाली। इसके साथ ही प्रतिनिधि सरकार की स्थापना के बीच भी 1861 ईस्वी की व्यवस्था द्वारा बोए गए। तीसरा, स्थानीय लोगों का प्रतिनिधित्व। इस अधिनियम की विशेषता थी कि भारतीयों को भी काउंसिलों में सदस्य बन जाने के दरवाजे खोल दिए गए और यह अनावश्यक दिया गया कि भारतीयों की नियुक्ति भी की जाएगी। केंद्रीय एवं प्रांतीय काउंसिलों में गैर सरकारी सदस्य पर्याप्त संख्या में नियुक्त किए जाने की व्यवस्था 1861 ईस्वी के अधिनियम में की गई है। चौथा, संसदीय प्रणाली। 1861 ईस्वी के अधिनियमों में इस बात का पूरा ध्यान रखा गया था कि काउंसिलें चाहे प्रांतीय हों या केंद्रीय हों, कहीं ऐसा रूप न धारण कर ले कि वे मिनी पार्लियामेंट का सा व्यवहार करना शुरू कर दे। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई थी। काउंसिल की बैठकें स्थायी नहीं थी। उन्हें तभी बुलाया जा सकता था जब कानून निर्माण के लिए कोई व्यवस्था विचार तक तैयार हो। पांचवा, पार्लियामेंट व्यवस्था की शुरुआत। इस अधिनियम के द्वारा ही पार्लियामेंटियों व्यवस्था की शुरुआत हुई, जिसे वर्तमान मंत्रिमंडल में पार्लियामेंटियों व्यवस्था का प्रारंभिक चरण कहा जा सकता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के दोष। पहला, मनोनीत करने की पद्धति। काउंसिल भारतीय राजाओं के दरबारों की तरह ही रह गई, जिससे राजा, महाराजा, जमींदार व दीवान आदि ही मनोनीत किए गए थे, जिन्हें न तो जन कल्याण कार्यों में रुचि थी और न वे सरकार के हाथों ऐसा करा पाने में समर्थ ही थे। इस प्रकार के प्रतिनिधि अपने को सरकारी एजेंट समझते थे और अंग्रेजी भाषा में सिद्धहस्त न होने के कारण कार्यवाहियों में प्रभावशाली हिस्सा नहीं ले पाते थे। गवर्नर या गवर्नर जनरल के हाथ के साथ साथ उठा देना ही ऐसे सदस्यों का विकल्प बन रहा। दूसरा, भूतगामी व्यवस्था। 1833 से एवं 1853 ईस्वी में स्थापित काउंसिलों को बहस में भाग लेने, कानून निर्णय एवं अन्य प्रशासनिक समस्याओं पर विचार करने एवं बजट पर विचार करने का अधिकार था, जबकि 1861 ईस्वी के अधिनियम में काउंसिल को मात्र कमेटी स्तर देकर छोड़ दिया। तीसरा, उत्तरदायी सरकारों की स्थापना के प्रति अरुचि। इस अधिनियम से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट भारत में किसी प्रतिनिधि व उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना नहीं चाहती थी। इसी कारण से काउंसिलों को पूरे दबाव में रखा गया था। प्रश्न समाप्त।